कंटेम्प्रेरी रूल बेस्ड ऑर्डर में एक चीज़ जो है वो बड़ी ही डिफाइनिंग है और वो है राइज ऑफ चाइना। आज आपको चाइना में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। आज चाइना जो है वो सक्सेसफुल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर रहा है। सिमिलरली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स लाइक BRI, उसके थ्रू वो दुनिया को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा जो डिफरेंट अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस वो ऑफ़र कर रहा है, जो कि इससे पहले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो क्रिटिसाइज़ करता है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से दिए गए थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राइज़ ऑफ चाइना के ऊपर कि चाइना का ये राइज़ बेसिकली हुआ कैसे है। इनिशियली चाइना एज सच कोई इतनी स्टेबल इकॉनमी नहीं हुआ करता था। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इट वाज अ पीसेंट सोसाइटी विद अ ग्रीडी लैंड ओनर्स, और वहाँ पे बेशक 1946 से 1949 तक सिविल वॉर चलती है और उसके बाद कम्युनिस्ट टेक ओवर होता है, यानी कि जो CCP है वो पावर में आती है। माओ जेडोंग उस पार्टी को लीड कर रहा होता है और 1949 में जो चाइना है वो वर्ल्ड मैप के ऊपर हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद अगर जब तक माओ लीड करता है चाइना को, तब तक अगर मैं बात करूं तो उसकी जो इकॉनमी थी इट वाज डेवास्टेटेड। चाहे उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो या फिर इकोनॉमिक कैपिटल हो, वो कोई इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था कि चाइना का राइज हो सके या फिर चाइना जो है वर्ल्ड ऑर्डर को जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से बनाया गया उसको चैलेंज कर सके। 1970s तक हम देखते हैं कि जब तक 1949 से 1970s तक जब तक माओ पावर में रहता है तो उनके जो टाइज थे विद अमेरिका वो तो वैसे ही अच्छे नहीं रहते, बिकॉज आप एक कम्युनिस्ट स्टेट को ऑपरेट कर रहे होते हो। लेकिन उसके अलावा जो USSR था, जो कि उसको ड्यूरिंग सिविल वॉर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है, उसके साथ भी चाइना के जो टाइज थे वो कोई आइडियल नहीं थे। लेकिन 1978 में एक शिफ्ट आता है चाइना की फॉरेन पॉलिसी में, और वो शिफ्ट लेकर आने वाला जो इंसान होता है वो होता है डेंग। डेंग जब पार्टी को लीड करना शुरू करता है और कंट्री को लीड करना शुरू करता है तो वो ये कहता है कि हमें आइडियोलॉजी की जगह प्रैग्मेटिज्म को प्रमोट करना चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होगी, हम अपनी प्रैग्मेटिज्म के तहत अपनी फॉरेन पॉलिसी को अब कंटिन्यू करेंगे। और इवेंचुअली उसके बाद जो चाइना है वो ओपनिंग अप अप्रोच जो चाइना की हम सुनते हैं, उसमें होता ही है कि चाइना अपने आप को ओपन कर देता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके साथ साथ जो लिबरल मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था उसको एम्ब्रेस कर लेता है चाइना। जैसे ही चाइना लिबरल मार्केट इकोनॉमी के मॉडल को एम्ब्रेस करता है, उसके बाद हम एक सिग्निफिकेंट राइज देखते हैं चाइना का उसकी ट्रेड एक्टिविटीज़ में, चाहे उसकी इंपोर्ट्स हों या फिर एक्सपोर्ट्स हों, वो खातिर ख्वाह बढ़ जाती हैं। एक बुक है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, फरीद ज़करिया साहब ने वो लिखी है। तो वो कहते हैं कि 2004 में चाइना की इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट थी कि अगर हम 1978 की पूरे साल की एक्सपोर्ट भी उसमें ऐड करें तो शायद वो एक दिन की एक्सपोर्ट जो 2004 में चाइना की थी वो उससे ज़्यादा थी। इस हद तक चाइना जो है एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक मॉडल के तौर पे दुनिया के सामने आ जाता है। उसकी ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो 9% के ग्रोथ रेट के साथ वो ग्रो कर रहा होता है। उसके बाद वो WTO का पार्ट बन जाता है, जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट बनता है। अब दूसरी तरफ आप ये देखो कि अमेरिका जो है वो एक तरफ इराक में इन्वॉल्व होता है, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होता है। तो वो कहते हैं कि व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो वही हुआ अमेरिका के साथ कि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व था, अरब स्प्रिंग में, अमेरिका इन्वॉल्व था इराक वॉर में, अमेरिका वॉज इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, और दूसरी तरफ जो चाइना का राइज था वो बड़ा ही वाज़ेह था। और उसके बाद जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने क्या किया, अपनी पेरिफेरी कंट्रीज़ में अपनी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसके तहत चाइना को एज अ ग्लोबल लीडर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ जो अग्रीमेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साइन किए हुए थे उनको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया,
ताइवान जो है उसकी यूनिफिकेशन की बातें शुरू कर दी, और उसकी रीज़न ये थी कि चाइना इज़ द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ 120 कंट्रीज़, और उसके अलावा जो पोर्ट्स हैं उनमें तकरीबन 60 प्लस जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, और बाकी जो BRI के मेंबर्स हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। ये तो उसके इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है ना। लेकिन ये जो चाइना का राइज था, इसके बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स प्रेडिक्ट करते थे कि शायद चाइना की जो इकोनॉमी है ये कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन वो लोग जो प्रेडिक्ट करते थे कि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, वो अब तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सवाल ये है कि लोग क्यों कहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी? बिकॉज वो ये कहते हैं कि चाइना एक नोशन पाया जाता है, एक कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी जो मार्केट की फोर्सेस है ना वो डिसाइड करती हैं आपका पॉलिटिकल सिस्टम। अब एक तरफ देखें ना कि चाइना में जो मार्केट फोर्सेस हैं वहां पे तो लिबरल मार्केट इकोनॉमी की फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिकल सिस्टम में आते हो तो वहां पे आपको एक अथॉरिटेरियन सिस्टम मिलता है चाइना का। लोग ये कहते थे कि चाइना ने इस नोशन को डिस्प्रूव कर दिया। कार्ल मार्क्स जो था वो ये कहता था कि जब आपकी मार्केट चेंज होती है तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम आपकी मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन चाइना का ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज चाइना अभी तक फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो लोगों का ये कहना था कि जैसे चाइना इकोनॉमिक राइज की तरफ जाएगा, लिबरल मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाएगा, तो इवेंचुअली वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होंगे अपनी फ्रीडम के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना ने क्लोजली मॉनिटर करके रखा। अभी तक वो एक क्लोज सोसाइटी रही, लेकिन उसकी जो इकोनॉमी है उसका जो राइज है वो हमें वाज़े दिखाई दिया दुनिया में। उसके बाद एक सॉफ्ट पावर भी होती है ना, और सॉफ्ट पावर जो है चाइना की वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, बेहतर हो रही है। रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन वॉर होती है तो उसमें चाइना ने कंडेम नहीं किया रशिया को, और उसके बाद भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है सच वो चाइना को क्रिटिसाइज करने में, कंडेम करने में या आइसोलेट करने में नाकाम रहा। इस तरह का नैरेटिव बनाने में नाकाम रहा कि जो अथॉरिटेरियन चाइना है उसको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है, उसका जो मॉडल है वो ठीक नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि जो चाइना का गवर्नेंस का मॉडल है वो लोगों को पसंद आ रहा है। वो जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बायलैटरल टाइज जो हैं चाइना के वो बड़े इम्प्रूव हो रहे हैं। 2022 में मुझे याद है कि जब ग्लोबल रिसेशन होता है ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस, बिकॉज सैंक्शंस इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं यूरोपियन वर्ल्ड की तरफ से अगेंस्ट रशिया, तो एक एनर्जी क्राइसिस इरप्ट होता है। तो वो जो एनर्जी क्राइसिस था उसके बाद बाइडेन जो था वो जाता है मोहम्मद बिन सलमान के पास, विजिट करता है सऊदी अरेबिया का, और जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने का कहता है। लेकिन चाइना की तरफ सऊदी अरेबिया की तरफ से वो ऑयल की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं की जाती। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद जब शी जिनपिंग वहाँ पे विजिट करते हैं तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की उनके साथ जो है ना MOU साइन किए जाते हैं। मिडिल ईस्ट में प्राइमरीली अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो भी हमें डिसअपेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमास इजराइल वॉर है, वहाँ पे आप पीस ब्रोकर नहीं कर सके। और इसके बाद जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है चाइना की उसमें भी हमें राइज दिखाई दे रहा है। उसके बाद चाइना ने जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस थे which was formed by America after the two devastating wars, यानी कि World War I and World War II, तो वो UNO, IMF, WB, later on WTO जाके बन गया। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से ताकि जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको प्रिजर्व रखा जा सके, उसको भी चाइना क्रिटिसाइज करता रहा। चाइना ने अपने अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस भी दिए, इंस्टीट्यूशंस लाइक SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके वहाँ पे रैट्स बनाया गया। रीजनल एंटी टेररिज्म का एक स्ट्रक्चर है जो कि टेररिज्म की एक्टिविटीज़ जो साउथ एशिया में ज़ाहिर सर्ज हो रही हैं, वायलेंस की एक्टिविटीज़, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। NSCO के बारे में कहा जाता है कि इट हैज़ द पोटेंशियल दैट इट कैन रिप्लेस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद
IMF और उस तरह के जो बैंक्स हैं जो इकोनॉमिक्स के हवाले से जो डील करते हैं, उसके लिए चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके अलावा ब्रिक्स है। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू चाइना डी डॉलराइजेशन के ट्रेंड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइना जो है अमेरिका को रिप्लेस कर देगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल अरीना में अब जो इम्पॉर्टेंट सुपर पावर है वो जस्ट अमेरिका नहीं है, बल्कि चाइना को भी आप कह सकते हो कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट सुपर पावर है जिसकी जीडीपी आप देखो ना 2014 में ही उनकी जीडीपी क्रॉस कर जाती है। और वहीं प्रिंसिपल्स लिबरल मार्केट इकोनॉमी के, फ्री मार्केट इकोनॉमी के, फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल्स जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने खुद इंट्रोड्यूस कराए, चाइना ने उनको उन्हीं प्रिंसिपल्स को से बैकआउट करने पे जो है ना हम ये कह सकते हैं कि मजबूर कर दिया। जैसे कि ट्रेड वॉर आके शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच शुरू कर दी। अमेरिका ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दोबारा मोनरो डॉक्ट्रिन की तरफ जा रहा है, यानी कि आइसोलेशन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तरफ जा रहा है। सो जो डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड था, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, उसने भी चाइना के राइज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।